Assalamualaikum. I am Mujahid Iqbal and you are watching my YouTube channel Biology with Mujahid Iqbal. बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बायोलॉजी। बेटा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किए बगैर आपकी बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है, सेल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट है। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लाइसोसोम्स। इस टॉपिक को एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, अंडरस्टैंड करेंगे। लाइसोसोम इज़ द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आप अंडरस्टैंड करें। हम इसको सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कशन करते हैं एंड दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। हम अगर बात करते हैं इसको, ये डाइजेस्टिव सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है, याद रखिएगा। ये लाइसोसोम क्या है? सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेल ने कोई चीज़ डाइजेस्ट करनी है, जिस तरह हम अपनी बॉडी में कोई चीज़ डाइजेस्ट करते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं, ओरल कैविटी में उसकी ब्रेक डाउन होती है, डाइजेशन है। स्टमक में उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो भी डाइजेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होती है, वो भी डाइजेशन है। इसी तरह एक सेल के अंदर जो भी चीज़ एंटर हो रही होगी वो यूज़फुल मटेरियल है या वो वेस्ट मटेरियल है, वो टॉक्सिक मटेरियल है या वो उसके लिए हार्मफुल है, हम उसके लिए क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करता है। जो लाइसोसोम है, याद रखिएगा, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ये क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डी ड्यू इन मिड 18th सेंचुरी। इसमें इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर किया था डी ड्यूव ने। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, याद रखिएगा। इसके गिर्द सिर्फ एक मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसके गिर्द मेम्ब्रेन है जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसकी कंपोजिशन में क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर्स होते हैं और प्रोटीन की अब बात करते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स मौजूद है, तो वो आप डिस्कस करते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एक बार इस ऑर्गेनेली से रिलेटेड और भी याद रख लीजिएगा बेटा, दिस ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी ब्रेक डाउन करना है। इसमें एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस इन द एडिशन ऑफ वाटर। हम बात करेंगे बेटा। और ये ऑर्गेनेली क्या है? इट इज़ स्फेरिकल ऑर्गेनेली। दीज आर ऑर्गेन, एक नहीं होगा, ऐसे एक सेल में बहुत सारे होते हैं, वो डिपेंड करता है सेल में। फिर क्या हमारे पास? इट इज़ अ स्फेरिकल ऑर्गेनेली बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ये क्या है? स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, इसके गिर्द क्या होगी? एक ही मेम्ब्रेन होगी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोम्स, ग्लाइसोसोम्स और उसके साथ वैक्यूल की हम बात करते हैं। जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं जैसे राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स की बात करते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलीज ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। ये एफएससी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनसे ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि बाकी कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जो स्फेरिकल हम कंसीडर कर रहे हो, तो सिंपल ये कह सकते हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजी है। ये जो लाइसोसोम्स हैं इनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, ये इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आगे हमने ऑटोलाइसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये उसी से ये रिलेटेड है। सुसाइडल बैग्स ये इस तरह कहते हैं कि जब एक सेल की डेथ होनी होती है, क्योंकि हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, जब उस सेल की डिस्ट्रक्शन होनी होती है तो इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, या लाइसोसोम जो है वो क्या करेंगे, सेल के बाकी ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय करेंगे और अल्टीमेटली उस सेल की डेथ हो जाएगी, जिसमें आपने एक टर्म पढ़ी हुई होगी एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और वो किसकी वजह से होती है? लाइसोसोम्स के फंक्शन की वजह से होती है। सर्व्स एज अ डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। ये सेल का डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है। सेल का जो डाइजेशन की सेल में जो डाइजेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की या डिफरेंट कंपोनेंट्स की, फूड कंपोनेंट्स की या फॉरेन पार्टिकल्स की, उसमें क्या होता है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्ट न्यूमरस इन डिजीज फाइटिंग सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स। ये जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं इनका नंबर सबसे ज़्यादा किन में होगा? जो सेल फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहे होंगे, और उनमें हम बात कर रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स WBCs, जिसमें हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, हम बात कर सकते हैं। ये उनमें क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्योंकि वो डिजीज़ के काजिंग एजेंट के अगेंस्ट, वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं।
इसके साथ ही हम बात करते हैं हम अगर लाइसोसोम की बात करते हैं उसके अंदर कितने एंजाइम्स हो सकते हैं। ईच लाइसोसोम कंटेन 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक लाइसोसोम के अंदर कितने होंगे, 40 डिफरेंट हो सकते हैं। राइट हो गया। इसके साथ एक बात याद रखिएगा, इसमें ये हमारे पास एक बात याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं या लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, ये कहाँ बनते हैं, दीज आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे आर मॉडिफाइड ऑन दी गोल्जी ऑपरेटस। ये मैंने अब पहले गोल्जी ऑपरेटस वाले टॉपिक में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा। ये जो लाइसोसोम्स हैं इसके एंजाइम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं, और लाइसोसोम्स जो है अगर आपसे पूछा जाए दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस आप कह सकते हैं। राइट हो गया। लाइसोसोमल एंजाइम जिसमें हाइड्रोलाइसिस की हम बात करते हैं एंड फॉस्फेटाइसिस की बात करते हैं आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजाइम्स रिक्वायर एसिडिक मीडियम जिसकी पीएच क्या होती है हमारे पास 4.8 एंड सेफ बिकॉज साइटोसोल इज न्यूट्रल। ये एक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा, एक पॉइंट भी है। अगर लाइसोसोम एक बस्ट कर जाता है सेल के अंदर, क्या सेल को वो नुकसान पहुंचाएगा? सिंपल इज दैट। याद रखिएगा बेटा, उसका आंसर है नो, बिकॉज इट इज़ सेफ। कैसे? उसकी देखिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एवरी एंजाइम वर्क इन एट द ऑप्टिमम पीएच या स्पेसिफिक रेंज में वर्क करेगा। साइटोसोल जो है उसकी पीएच है 7, क्योंकि वो न्यूट्रल है, क्योंकि 7 पीएच क्या है, वो न्यूट्रल है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं, जो कि एंजाइम्स हैं किसके, लाइसोसोम्स के, और ये लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं इनको पीएच चाहिए 4.8 एंड दैट इज़ लेस देन 7, और ये क्या है, एसिडिक है। जैसे ही पीएच चेंज होगी, जब लाइसोसोम बस्ट करेगा उसके एंजाइम रिलीज होंगे साइटोप्लाज्म में, पीएच चेंज होगी, वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और इसमें आप पीएच वाले टॉपिक में एंजाइम में पढ़ते भी हैं, अगर एक्सट्रीम चेंज आए जाए पीएच की तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, अगर क्या आ जाते हैं स्लाइड चेंज है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। हम इस सेंस में कह सकते हैं कि एंजाइम क्या हुए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, डीनेचर हो गए हैं। एज अ रिजल्ट जब एंजाइम ही इनएक्टिव या डीनेचर हो गए हैं तो क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम सेल को नुकसान या सेल के ऑर्गेनेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आप ये पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है भी, लाइसोसोमल एंजाइम अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते सेल को तो फिर ऑटोलाइसिस कैसे होगी? राइट हो गया। उसमें बेटा ये होता है कि जो लाइसोसोम है पूरा का पूरा वो किसी ऑर्गेनेली के साथ जाके फ्यूज़ करेगा, उसे क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस सेंस में हम बात कर रहे होते हैं, ऑटोलाइसिस तब पॉसिबल होती है अगर लाइसोसोम बस्ट कर जाता है, उसके एंजाइम आगे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जी बेटा, आई थिंक आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लाइसोसोम का वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो ये लाइसोसोम्स हैं इसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो ये फेगोसाइटोसिस करता है, और इसकी हम बात करते हैं ये ऑटोफेगी भी करता है। और फिर अगले पेज के ऊपर ना, अगली स्लाइड के ऊपर ना, इसमें ये इन दोनों को दोबारा डिस्कस किया है, साथ ऑटोलाइसिस को भी डिस्कस कर दिया है मैंने। ठीक हो गया ना? अच्छा, इसमें ना ज़रा देखिएगा, ये सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें, जैसे ये हमारे पास है, और इसमें इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके साथ ये देखिएगा ये फॉरेन पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, वो वायरस हो सकता है, कोई फूड कंपोनेंट हो सकता है, या इसमें बैक्टीरिया हो सकता है। राइट, ये जब एंटर होगा ना, इसके गिर्द देखिएगा सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा भी आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, फेगोसाइटोसिस कह रहे हैं। और जैसे ये हमारे पास एंटर हुआ, अब इसके बाद ये जो यहाँ से रिलीज़ होगा ना, ये ग्रीन कलर का ये फॉरेन पार्टिकल होगा, और इसके गिर्द में ये सेल मेम्ब्रेन आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा आ जाएगा। ये जो हमारे पास ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या कहते हैं, फैगोसोम, या हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल या फैगोसोम की बात कहते हैं। अच्छा, ऊपर देखिएगा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर क्या बनेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स बनेंगे। ये साथ ही ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं, इन ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो मौजूद हैं। और जैसे ही हमारे पास ये लाइसोसोम के एंजाइम्स या ये वेजिकल जो है गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस फेज के साथ फ्यूज़ करेंगे, इनकी प्रोसेस होगी ट्रांसफेज से, ये लाइसोसोम बन जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि अभी इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। जैसे ही हमारे पास ये लाइसोसोम है, जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फूड वैक्यूल के साथ, जिसको हम फैगोसोम कह रहे हैं, उसके साथ फ्यूज़ करेगा, तो इसके एंजाइम जो कि इसके लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, इस फूड वैक्यूल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे,
इसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल था, वायरस था, बैक्टीरिया था या फूड पार्टिकल था, उसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन करेंगे। रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जिसके साथ भी फ्यूज़ करेगा और उसको क्या बना देगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये एक्चुअली क्या होगी, ये डाइजेशन होगी। ये ओवरऑल यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में फॉरेन पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हुआ है और वो की रिजल्टिंग उसने क्या बनाई है, फूड वैक्यूल बनाया है, फेगोसोम इसको कह रहे हैं। और वो फेगोसोम जब लाइसोसोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, उसको फेगोलाइसोसोम भी कह सकते हैं और उसे सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह रहे हैं। राइट हो गया। इसी के साथ भी हम बेटा नेक्स्ट जो डिस्कशन करते हैं दैट इज़ ऑटोफेगोसाइटोसिस की हम बात करते हैं। ये एक अदर मैकेनिज्म है। अच्छा, 2-3 सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक सेल जो है अपने ही ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन वो सेल रहता नॉर्मल सिचुएशन में। एक बात ये भी याद रखिएगा, ये ऑटोफेगोसाइटोसिस जो है ना, उस सिचुएशन में भी होती है जब, लेकिन सेल अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एक तो वो सिचुएशन होती है जब सेल स्टारवेशन में होता है, सेल के अंदर एनर्जी लेवल कम होता है, ग्लाइकोजन का लेवल कम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही होती है, सेल अपने ही ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उनमें प्रोटीन पार्टिकल है, उनके अंदर लिपिड पार्टिकल है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, उनको क्या करना शुरू करता है, डिस्ट्रॉय करना। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब ओल्ड और वार्न आउट जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की बात करते हैं, सेल उनको क्या करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एक सिंपल मैं एग्जांपल देता होता हूँ बेटा, क्लास में भी आपको भी बता रहा हूँ। वो ये है कि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, आपके मसल जो सेल्स है वो डेवलप कर जाते हैं, मसल फाइबर्स जो है ना वो डेवलप कर जाते हैं। उसमें क्या होता है, मसल सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज़ होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जितना ज़्यादा होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। आप जिम छोड़ देते हैं, आप एक्सरसाइज छोड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, सेल आपके फिर दोनों अगेन लेथार्जिक हो जाते हैं, सेल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल भी कम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे पहले जो बने थे वो कहाँ जाएंगे? उस सिचुएशन में सेल जो है उनको क्या करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ देयर ओन लाइसोसोम्स, और इसको कहते हैं ऑटोफेगोसाइटोसिस। ज़रा स्ट्रक्चर को देखिएगा अगेन, जो है नाम है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनके ऊपर ये इंजाइम्स बनेंगे, लाइसोसोम्स के लाइसोसोमल इंजाइम्स यहाँ बनेंगे। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं, ये सिस फेज ऑफ सिस्टर्नी के साथ फ्यूज़ करेंगे। इसको सिस और ट्रांस को आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये गाल्जी ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में वो यहाँ मेंशन है। इसी में ना देखिएगा, ये जो ट्रांस फेज है यहाँ से एक वेजिकल निकली है और इसको हम क्या कहेंगे, अगेन लाइसोसोम, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। राइट हो गया। और लाइसोसोम कहाँ से बन रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, गोल्जी ऑपरेटर से। और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये फ्यूज़ करेगा सेल के अपने ही कंपार्टमेंट से, और रिजल्टिंग जो है हमारे पास जो सेल का अपना कंपार्टमेंट है वो कैसे बनेगा, उसकी ये देख स्पेसिफिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसोम कहेंगे। और ऑटोफेगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ करेगा, रिजल्टिंग क्या बनेगी, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। इस तरह सेल जो है अपने ऑर्गेनेलीज को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना बेटा। तो ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट है। फेगोसाइटोसिस में सेल फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, और इसी तरह हमारे पास ऑटोफेगोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल अपने ही ऑर्गेनेलीज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। किस सिचुएशन में डिस्ट्रॉय करता है, जब स्टारवेशन होती है, या जो उस ऑर्गेनेली की हम बात करते हैं वो वार्न आउट हो जाता है या वो ओल्ड हो जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं। राइट बेटा। नेक्स्ट इस पेज पे देखिएगा, इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। इसमें फेगोसाइटोसिस को रैपिडली मैं रिवाइज करवाता हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है। इसमें क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है और इसमें पार्टिकल एडहेयर ऑन दी सेल मेम्ब्रेन के साथ वो क्या करता है, एडहेयर करता है। और क्या होता है, सेल क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन उसके गिर्द एक सूडोपोडिया या जो भी होगा वो बना देगी और उसको इनसाइड ले गई जाएगी, और उसके गिर्द मेम्ब्रेन की एक लेयर भी आ जाएगी, और उसे हम क्या कहेंगे, फेगोसोम, या हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल की बात कहते हैं। फिर ये जो फेगोसोम है, फूड वैक्यूल है, ये बन जाता है। साथ ही हम बात कहते हैं सेल के अंदर ये जो लाइसोसोम्स हैं उस फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे और उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, और वो डाइजेस्टिव वैक्यूल बन जाएगा। राइट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ऑटोफेगी में देखिएगा, सेल्फ ईटिंग, ऑटोफेगी का मतलब क्या है,
सेल्फ ईटिंग, फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग, राइट। सेल्फ ईटिंग, द सेल डिग्रेड इट्स ओन वर्न आउट ऑर्गेनली ड्यूरिंग द स्टारवेशन वेट। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये डैमेज ऑर्गेनली है, जैसे आप ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की बात कर सकते हैं। इसमें डैमेज आर ओल्ड ऑर्गेनली इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है। फिर क्या होगा हमारे पास, इसके गिर्द एक आइसोलेशन मेम्ब्रेन फेगोस्फीयर इंगल्फ्स इट, और इसको क्या करेगा, ये जो हमारे पास ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये जो हमारे पास ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, वन और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली है, इसको फेगोस्फीयर कहते हैं, फेगोस्फीयर इसको कहते हैं। और वो फॉरेन पार्टिकल था जिसकी गिर्द मेम्ब्रेन होगी, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको फेगोसोम कह रहे थे। अ डबल मेम्ब्रेन आटोफेगोसोम इज़ फॉर्म्ड। अब इसके गिर्द क्या होगा, फेगोस्फीयर के गिर्द मेम्ब्रेन बनेगी, हम उसे क्या कहते हैं, आटोफेगोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, आटोफेगोसोम कहेंगे। पहले क्या था, सिर्फ फेगोस्फीयर था जो ओल्ड ऑर्गेनेल था जिसको डिस्ट्रॉय करना था। जब उसके गिर्द मेम्ब्रेन बन जाएगी, जिस तरह फेगोसोम की गिर्द मेम्ब्रेन बन गई थी, तो हम इसको क्या कहते हैं, एटोफेगोसोम कहते हैं। फिर इसी के साथ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ करेगा, रिजल्टिंग क्या होगा, हमारे पास डाइजेस्टिव वैक्यूल बनेगा, और इस सेल्फ ऑर्गेनेली की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके जो यूज़फुल मटेरियल होंगे वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको सेल से रिमूव कर दिया जाएगा। लास्ट में है हमारे पास ऑटोलाइसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दिस सेल डाइजेस्ट इट्सेल्फ बाय इट्स ओन एंजाइम्स। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। सेल अपने ही लाइसोसोम के थ्रू, अपने ही लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू खुद को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें कौन कौन से स्टेप में देखिएगा बेटा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, लाइसोसोम्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये साइटोप्लाज्म में, और ये लाइसोसोम जो है ना इसमें हैं, और इनके एंजाइम रिलीज हो गए। एंजाइम्स ब्रेक सेल डाउन, क्या होगा हमारे पास, कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनेलीज इन दी साइटोप्लाज्म। ये क्या होंगे, हमारे पास डायरेक्टली रिलीज नहीं कर रहा होगा, इन सेंस वही होगा, उसकी फ्यूजन होगी, ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय करेगा। सेल स्ट्रक्चर लूजेज द इंटेग्रिटी एंड ब्रेक डाउन, सेल क्या होता है, अपना एक फंक्शनिंग एक्टिविटी जो है ना वो उसे उसके लॉस हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, छोटी छोटी वेजिकल्स बन जाएंगी, और वो एपोप्टोटिक वेजिकल्स कहलाती हैं, और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस भी कहते हैं हम, क्योंकि एक्सीडेंटल नहीं है। और इन वेजिकल्स की बात करते हैं, इसमें जो यूज़फुल मटेरियल है उनको बाकी जो सेल्स होंगे, सराउंडिंग के सेल्स, वो यूज़ कर सकते हैं, और उनका फिर जो वेस्ट होगा वो बॉडी से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेटा, राइट हो गया। ये 3 टर्म्स है, मेरे ख्याल में आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। 2 टर्म्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोलाइसिस का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बेटा। अच्छा, इन तीनों टर्म्स की ना आगे फिर डेफिनेशन भी है, इनको हम देखते हैं। ये देखिएगा बेटा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस, द डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और वायरसेस यूजिंग द लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसका मैकेनिज्म मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऑटोफेगी, राइट, डाइजेशन ऑफ द वर्न आउट ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जांपल ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग स्टारवेशन। लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑटोलाइसिस, द सेलेक्टिव सेल डेथ, राइट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टैडपोल टेल सेल डिस्ट्रॉयड व्हेन डेवलपिंग इनटू फ्रॉग। इसमें जो टैडपोल होती है वो फ्रॉग में कब कन्वर्ट होती है, जब उसकी टेल ख़त्म हो जाती है, जब उसकी टेल क्या होगी, ख़त्म होगी। अब वो टेल कैसे ख़त्म होगी, टेल तो एक ऑर्गन कहेंगे हम, ऑर्गन है, उसके अंदर टिश्यूज़ होंगे, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होंगे, और वो सेल्स ख़त्म होंगे तो टिश्यू ख़त्म होगा तो ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा, राइट हो गया बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, लाइसोसोम से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ की हम बात करते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसमें सिंपल बेटा, मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी एक बात क्लियर की है कि लाइसोसोम्स जो हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंसेस। लाइसोसोम्स क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंसेस। इसके अंदर एंजाइम जो है ना वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे मॉलिक्यूल्स के। अब होगा ये कि अगर इनमें से किसी भी एंजाइम्स की एब्सेंस हो, क्योंकि किसकी वजह से एंजाइम एब्सेंस होगा, आरएनए की एब्सेंस की वजह से। आरएनए किसकी वजह से होगा, जीन की एबनॉर्मेलिटी और जीन की एब्सेंस की वजह से होगा। इसका मतलब है कि इनकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के लिए वो अगर एब्सेंट है तो उस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी, तो हम इसीलिए उसको क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज। ये 2 टाइप्स के हम बात करते हैं बेटा। पहले है पॉम्स डिजीज़ या ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 1 की बात करते हैं। अच्छा, देयर आर मोर देन 20 जो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ की बात करते हैं। एक हम
पॉम्स डिजीज़ की बात करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की बात करते हैं, उसके बाद हम टे सैक डिजीज़ की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड बाय लैक ऑफ एंजाइम। और कौन सा एंजाइम होगा? एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। क्या होगा? एंजाइम का नेम क्या है? एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम एब्सेंट होगा एंड दिस एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अगर एंजाइम एब्सेंट है ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में, क्या होगी? जो कन्वर्जन नहीं होगी, ग्लाइकोजन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दिस एंजाइम नॉर्मली ब्रेक्स डाउन द ग्लाइकोजन इन दी लाइसोसोम्स। अब ये एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है। ग्लाइकोजन बिल्ड्स अप इनसाइड द सेल। क्यों बिल्डअप होगा? क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। स्पेशली इन दी मसल एंड लिवर सेल्स, इट लीड्स टू दी मसल वीकनेस। अल्टीमेटली मसल्स की क्या हो जाएगी? वीकनेस हो जाएगी ना। एनीथिंग इन एक्सेस, याद रखिएगा बेटा, एनीथिंग इन एक्सेस और एनीथिंग इन डेफिशिएंसी इज ऑलवेज हार्मफुल। इसमें नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ लिखता है कि अफेक्ट्स हार्ट एंड ब्रीथिंग मसल्स इन सीवियर केसेस। डेफिनेटली जब ये एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होगा, जो हार्ट के मसल्स हैं या ब्रीथिंग के मसल्स हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स हैं, स्मूथ मसल जो मौजूद है, तो उनको क्या कर सकता है? ये इन्फेक्ट कर सकता है। उनको क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। इनफेक्ट नॉट इन्फेक्ट, अफेक्ट। इन्फेंट फॉर्म कैन काज हार्ट इनलार्जमेंट एंड अर्ली डेथ इफ़ अनट्रीटेड। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर ऐसा हो तो उनके हार्ट की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। उनका हार्ट जो है ना नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा होता है। अगर उसे ट्रीट नहीं करेंगे उसकी डेथ भी हो सकती है। लेटर ऑनसेट मीन का बाद में जो एज में अगर ये हो जाता है। फॉर्म मेनली अफेक्ट द स्केलेटल मसल्स एंड मोबिलिटी। बाद में अगर ऐसा हो तो जो मसल्स हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनको ये डैमेज करेगा, राइट। और क्यों? उनकी जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से ही क्या होगा? ये जो मसल्स की मूवमेंट होगी वो अफेक्ट होगी। एज अ रिजल्ट जो है ना वो मसल्स प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट इंक्लूड इंजाइम्स रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड सपोर्टिव केयर की हम बात करते हैं। इसमें इंजाइम ट्रीटमेंट का मतलब है कि जीन थेरेपी की हम बात करेंगे, क्योंकि जीन चेंज करेंगे तो इंजाइम आएगा ना। अब ये डायरेक्टली हम इंजाइम को चेंज नहीं कर सकते होते। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है बेटा। हमारे पास नेक्स्ट एक और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं? टे सैक्स डिजीज़ की हम बात करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड बाय द लैक ऑफ द एंजाइम हेक्सोअमाइनिडेज ए। उस एंजाइम का नेम क्या है? हेक्सोअमाइनिडेज ए। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट इज काज्ड बाय द लैक ऑफ द एब्सेंस ऑफ अगेन एंजाइम। और कौन सा है? हेक्सोअमाइनिडेज ए। This enzyme helps the breakdown of the fatty substances called GM2 ganglioside. ये हमारे पास इन सिंपल वर्ड्स, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ लिपिड। और ये लिपिड कौन सा है? GM2 गैंग्लियोसाइड्स की हम बात करते हैं। अब अगर होगा ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा? इस फैट्स के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो फैट के मालिक्यूल की कन्वर्जन फैटी एसिड ग्लिसरॉल में नहीं होगी। फैट की क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। एज रिजल्ट क्या होगा? फैट बिल्ड अप इन द नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो नर्व सेल्स हैं उनको क्या कर देगा? ये उसके अंदर ये लिपिड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और उसी के अंदर क्या करेगा? ये डैमेज काज करेगा, काजेज प्रोग्रेसिव डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारे पास क्या? नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा। जब नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो फिर तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अपीयर हो जाते हैं। अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड लॉस ऑफ मोटर स्किल्स एंड मसल वीकनेस। मोटर स्किल्स मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं होगा, मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होगी वो डिस्टर्ब होगी और मसल्स क्या हो जाएंगे? वीक होंगे। आ क्लासिक साइन इज़ अ चेरी रेड स्पॉट इन दी आई। ये क्या? चेरी के छोटे से दाने की तरह क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? आइज़ के अंदर स्पॉट बन जाते हैं। नो क्योर अवेलेबल, ट्रीटमेंट इज़ सपोर्टिव ओनली। मतलब कि आप अपना केयर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कोई नहीं है। और यूजुअली फैटल इन अर्ली चाइल्डहुड इन दी सीवियर इन्फेंट फॉर्म। ये अर्ली एज में क्या होता है? ये नॉर्मली क्या है? डेथ काज कर देता है, ठीक है। ये फैटल है, डेथ काज करता है बेटा। तो ये तो था हमारे पास लाइसोसोम से रिलेटेड। आई बिलीव आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लाइसोसोम ये ऑर्गेनेली है इसका समझ आ गया होगा। और इसके साथ ये याद रखिएगा, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल्स। और फिर इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर अगर किसी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन होनी है तो क्या होगा? एंड दोज एंजाइम्स फॉर दी hydrolytic enzymes in the plants are present in the vacuole। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।